हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट सीरीज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट नंबर 6, जो कि आपके मॉडर्न इंडिया का है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल आर्मी। तो फ्रेंड्स, आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द आइडिया ऑफ INA वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय मोहन सिंह, एन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज द आइडिया ऑफ INA वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय मोहन सिंह और ही वाज एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसका सेकंड स्टेटमेंट है, रिक्रूट्स वेयर साउट ओनली फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वार एंड एक्स आर्मी मैन इन द ब्रिटिश फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज रिक्रूट्स वेयर ऑल्सो साउटेड फ्रॉम द सिविलियंस, यानी सिविलियंस वेयर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये ओनली की वजह से आपका ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। उसका तीसरा स्टेटमेंट है, INA वाज हेडक्वार्टर्ड इन कलकत्ता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो INA का जो हेडक्वार्टर था वो इंडिया में था ही नहीं। इसके 2 हेडक्वार्टर बनाए गए थे, एक रंगून में और एक सिंगापुर में। तो आपके 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गए, तो आपका आंसर बना 1 ओनली बी ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट है, इट वाज फाउंडेड बाय द एफर्ट्स ऑफ जयप्रकाश नारायण, मीनो मसामी एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बिकॉज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय द एफर्ट्स ऑफ जयप्रकाश नारायण, मीनो मसामी। इसमें और भी लोग थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। तो इन सब ने मिल करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। फ्रेंड्स, ये पार्टी कोई कांग्रेस से अलग नहीं थी, दिस वाज अ सोशलिस्ट विंग विद इन द कांग्रेस पार्टी। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट वर्कड विद इन द कांग्रेस पार्टी, वही चीज़ लिखी हुई है, एंड एक्सेप्टेड कांग्रेस एज द प्राइमरी बॉडी लीडिंग द नेशनल मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन कौन से प्रोविज़न नीचे दिए गए प्रोविजंस में से है। तो आइए पहला देखते हैं, इट प्रपोज्ड एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था, दैट वाज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद, इट प्रोवाइडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। तो फ्रेंड्स, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, यानी केम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में डायरकी इंट्रोड्यूस्ड किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एबोलिश कर दिया गया। तो आपको दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड रेसिडुअरी पावर्स टू द वायसराय। तो आपका ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो रेसिडुअरी पावर था उसको वायसराय के अंदर डाल दिया गया। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपके आंसर 1, 2 एंड 3 तीनों ही बन गए। इसके कुछ और भी प्रोविजंस हैं, जैसे इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ प्रोविंसेस में। वो टोटल 6 प्रोविंस ऐसे थे जहाँ पर बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। वो थे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद फ्रेंड्स, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के तहत ही 1937 में, यानी इसके 2 साल बाद, इसी एक्ट के तहत आपका फेडरल कोड भी इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें और भी एक प्रोविज़न आप जान लीजिए कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, दैट वाज आल्सो इस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। और बल्कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपके आंसर तो 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन हो गए, तीनों करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके,
द चियांग माई इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज़ अ। तो चियांग माई इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स, चियांग माई इनिशिएटिव के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि देखिए, मल्टीलेटरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जब भी कभी कोई आपदा आती है फ्रेंड्स, मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना तभी उभर के आता है बाहर। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को 2000 ईस्वी के दौरान देखा गया था। तो वो एक्चुअल में क्या है कि जो 90 के दौर का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था फ्रेंड्स, उसको एड्रेस करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था, दैट वाज द चियांग माई इनिशिएटिव। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, उसके एनुअल मीटिंग जो कि चियांग माई में हो रहा था, उस मीटिंग में ही ये फैसला लिया गया था कि देयर मस्ट बी सम इनिशिएटिव टू एड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उसी में आपको एक चियांग माई इनिशिएटिव मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था टू एड्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट रीजनल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, और इसको लॉन्च किया गया था आसियान +3 कंट्रीज़ के द्वारा। तो आपका इसमें पहला ही स्टेटमेंट जो है, पहला ही ऑप्शन वही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चियांग माई इनिशिएटिव वाज द फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म अमॉन्ग द आसियान कंट्रीज़। तो आपका आंसर हो गया ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्रिप्स मिशन प्रपोजल 1941। तो आपको क्रिप्स मिशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्स प्रपोजल जो था बेसिकली इंडियन का जो है वर्ल्ड वार 2 में इंडियन का कोऑपरेशन चाहता था ब्रिटिशर्स, और उसी के लिए एक प्रपोजल बना करके भेजा गया था क्रिप्स मिशन के थ्रू कि हम जो है आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का भी प्रोविज़न करेंगे। ये सब मतलब ताकि उसको जो है इंडिया का सपोर्ट चाहिए था तो वो मिल जाए, उसके लिए आपको ये प्रपोजल बना करके भेजा गया था। देखते हैं इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट आउटराइटली रिजेक्टेड द डिमांड्स फॉर द सेपरेट पाकिस्तान पुट फॉरवर्डेड बाय द मुस्लिम लीग। तो उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का डिमांड किया जा रहा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन के द्वारा उस डिमांड को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज दिस डिमांड वाज एकोमोडेटेड इनडायरेक्टली। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट प्रपोज्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वुड बी सेटअप। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर बन जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 1937 इलेक्शन। 1937 के इलेक्शन के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, ओनली प्रोविंशियल इलेक्शंस वेयर हेल्ड एंड नो इलेक्शंस वेयर हेल्ड एट द फेडरल लेवल। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज 1937 में सिर्फ प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो करवाए गए थे, फेडरल इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वेयर फॉर्म्ड इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल एंड पंजाब। नहीं फ्रेंड्स, पंजाब और बंगाल के अलावा और भी कई ऐसे प्रोविंसेस है जहाँ पर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म नहीं हो पाई थी, दैट वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आसाम, सिंध, ये सब भी ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पर कांग्रेस की बहुमत नहीं हो पाई थी। तो आपका ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हुआ 1 ओनली। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, with reference to genetically modified crops in India often seen in the news, consider the following statements। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आपसे पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो आपका रिसर्च हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर हो रहा है, तो फ्रेंड्स वो सबको रेगुलेट करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। एक कमेटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC।
तो वही इन सब चीज़ों को, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द BT कॉटन इज़ द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक सिर्फ BT कॉटन ही आपको एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया गया है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट था। तो आपका आंसर बन गया 2 ओनली। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द 19th सेंचुरी। तो जो भी कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ था 19th सेंचुरी में, उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है द रेलवेज वेयर प्राइमरीली लेड टू द प्रमोट द लिंकेजेस ऑफ बैकवर्ड रीजन्स विद द प्रेसिडेंसीज। तो फ्रेंड्स ये अंग्रेज़ का कभी मोटो हो ही नहीं सकता। अंग्रेज़ का जो मेन मोटो था रेलवे सेटअप करने का, दैट वाज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पहली बार पोस्टेज स्टाम्प्स लॉन्च किया गया था दैट वाज बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया विच वाज एन एक्सपेरिमेंटल लाइन was established between कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पहला टेलीग्राफ लाइन इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था दैट वाज एन एक्सपेरिमेंटल लाइन एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इस्टेब्लिश बिटवीन कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर। तो आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। और फ्रेंड्स ये तीनों ही प्रोविज़न, मतलब ये तीनों ही जो कम्युनिकेशन का एक जरिया है वो तीनों ही लॉर्ड डलहौजी के काल में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपका स्टेटमेंट जो है 2 और 3 करेक्ट हो गया, पहला जो है इनकरेक्ट हो गया बिकॉज पहला जो है इसमें जो मोटो लिखा हुआ है दैट वाज रॉन्ग। तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे 2 स्टेटमेंट दिया है और करेक्ट पूछ लिया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू कोऑर्डिनेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड टू रेज डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन द प्रिंसली स्टेट्स। तो फ्रेंड्स पहला जो है जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है AISPC का, तो दिस ऑब्जेक्टिव इज़ करेक्ट फ्रेंड्स बिकॉज जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका काम ही था कि प्रिंसली स्टेट्स में आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट करिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है उसके लिए अपना डिमांड आप रख सकते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज हेडक्वार्टर्ड एट लखनऊ। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर था दैट वाज इन द बॉम्बे। तो आपका पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हुआ और करेक्ट ही पूछा था, तो आंसर बन गया ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लोकहितवादी। लोकहितवादी किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स आपका देख लीजिए, गोपाल हरि देशमुख जो है उसको लोकहितवादी कहा जाता था। ही वॉज एन इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर एंड अ राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। गोपाल हरि देशमुख बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड ही वॉज नोन एज द लोकहितवादी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग ट्राइबल मूवमेंट्स। और आपसे पूछा क्या गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव गिवन मूवमेंट्स। यानी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है ये जो भी ट्राइबल मूवमेंट्स है।
तो फ्रेंड्स ये जो संथाल रिबेलियन है अंडर द सिड्डू एंड कान्हू ब्रदर्स, तो ये आपके हुए थे 1855 में, 1855। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1855। उसके बाद फ्रेंड्स जो मुंडा रिबेलियन था अंडर बिरसा मुंडा, वो आपके हुआ था 1900 के आसपास, 1899 और 1900। और जो तीसरा स्टेटमेंट है अपराइजिंग बाय कोल्स ऑफ द छोटा नागपुर एरिया में जो कोल के द्वारा, यानी कोल एक ट्राइबल ग्रुप है, उसके द्वारा जो अपराइजिंग हुआ था दैट वाज इन द 1820। ये सभी 19th सेंचुरी के हैं। तो आपका ये हो गया 1820, ऊपर वाला हो गया जो एक नंबर में है स्टेटमेंट वो 1855, और मुंडा रिबेलियन हो गया 1900। तो आप सबसे पहले देख लीजिए 3 नंबर आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, यानी 3, 1 एंड 2। तो आपका आंसर बन गया डी। क्रोनोलॉजी में 3, 1, 2 आ गया, तो आपका आंसर बन गया डी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रहा था उसके बारे में आपको 2 पेयर दिए गए हैं। एक तरफ फ्रीडम फाइटर दिए गए हैं और दूसरी तरफ कंस्पिरेसी केस दिए गए हैं। तो आपको उससे एसोसिएटेड जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो मैच करवाना है। तो फ्रेंड्स पहला है भगत सिंह और सामने लिखा है लाहौर कंस्पिरेसी केस। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो लाहौर कंस्पिरेसी केस थे उसमें भगत सिंह थे इन्वॉल्व, राजगुरु थे और सुखदेव थे। तो इन तीनों को अरेस्ट किया गया था लाहौर कंस्पिरेसी केस में। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा स्टेटमेंट है रामप्रसाद बिस्मिल। तो फ्रेंड्स रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ये दोनों जो हैं आपको काकोरी कंस्पिरेसी केस से रिलेटेड हैं। इसमें बहुत सारे लोग थे और जो इंग्लिश अथॉरिटी है फ्रेंड्स वो कईयों को इसमें अरेस्ट भी किया था और उसमें से 4 लोगों को फांसी भी हुई थी। उन 4 में रामप्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, रोशन सिंह हैं और राजेंद्र लहरी हैं। तो फ्रेंड्स ये मतलब ये जो दोनों हैं ऊपर वाले ये आपके करेक्टली मैच्ड हैं। और जैसा आपको मैंने पहले स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया कि जो राजगुरु हैं दैट वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द लाहौर कंस्पिरेसी केस, तो ये कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस में नहीं थे। तो तीसरा जो है आपको इनकरेक्टली मैच्ड है। तो आपका आंसर बनेगा 1 एंड 2, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इशूइंग दिल्ली मैनिफेस्टो इन 1929। तो दिल्ली मैनिफेस्टो के पीछे पर्पस क्या था वो आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए उस समय लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही हमको साइमन कमीशन रिपोर्ट सौंपता है उसके बाद हम आप लोग को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अरेंज करते हैं। तो जिस दिन ये बात कही गई थी उसी के 2 दिन बाद इंडियन नेशनलिस्ट जो है उन लोगों ने मतलब एक बैठक की और उसमें इन लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर ये बात डिस्कस नहीं होगी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए कि नहीं दिया जाए, उसमें सीधा इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाएगी और कोई बात नहीं की जाएगी। वैसे टाइम फालतू ख़राब नहीं करना है वहाँ पर डोमिनियन स्टेटस पे चर्चा करके। ये हम लोग मान चुके हैं कि ऐसा हम लोग को हो गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन का बात होगा डायरेक्ट वहाँ पे। तो उसी के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था दैट वाज नोन एज द दिल्ली मैनिफेस्टो। तो आप जो डी ऑप्शन में है आपके द डिमांड टू डिमांड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ न्यूज़पेपर दिए गए हैं, न्यूज़पेपर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके एसोसिएटेड पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं। तो पहला है जो न्यूज़पेपर है वो है अमृता बाजार पत्रिका, सामने लिखा है शिशिर कुमार घोष। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। और उसके बाद सुधारक, तो फ्रेंड्स सुधारक वाज लॉन्च्ड अंडर द एडिटरशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका ये जो 2 है ये गोपाल कृष्ण गोखले से मैच होता है। और ये जो वॉइस ऑफ इंडिया है ये तो सभी को मालूम होगा, दादा भाई नौरोजी।
तो आपका 2 और 3 जो है वो अपोजिटली मैच हो गया, और पहला जो है वो आपका करेक्ट मैच है, आपसे करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 ओनली ऑप्शन सी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Tianwen-1 मिशन टू मार्स वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। तो फ्रेंड्स Tianwen मिशन के बारे में मैं पहले ही काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। दिस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय चाइना, और मैंने आपको ये अपडेट भी कराया था कि रिसेंटली 15 मई को ही Tianwen मिशन का जो रोवर था ज्यूरोंग, वो सक्सेसफुली मार्स पे लैंड कर चुका है, और चाइना थर्ड नेशन भी बन गया है सक्सेसफुली लैंड कराने में आफ्टर रसिया एंड यूएस। तो फ्रेंड्स आपका आंसर बन गया बी ऑप्शन चाइना। उसके बाद जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, वो है इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वे द डिमांड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि ये समझ लिया 1875 के बाद जो है 1900 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या डिमांड्स था, उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, दिस वाज वन ऑफ द डिमांड ऑफ द कांग्रेस मेंबर। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट है रिडक्शन ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द टेक्सटाइल इंपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट लिखा गया है, मतलब अपोजिट नहीं बोल सकते हैं ये, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया था कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस नहीं करना है आपको, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर देगा तो इंडियन मार्केट्स विल बी फ्लडेड विद द फॉरेन गुड्स। तो फ्रेंड्स इस चक्कर में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिमांड ये था टू नॉट टू रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन द टेक्सटाइल इंपोर्ट्स। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है द राइट टू बियर आर्म्स, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर बन गया 1 और 3, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेन रीज़न फॉर द लॉन्च ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज टू। तो फ्रेंड्स जो खिलाफत मूवमेंट के पीछे का कारण क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई थी, ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स खिलाफत मूवमेंट का जो बैकग्राउंड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही तैयार हो गया था। अब हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने जाकर के वहाँ पर टर्की में, जो टर्की का जो किंग था, मतलब उसका नाम था खलीफा के नाम से जाना जाता था वो, कैलिफेट, तो उसके साथ एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ सेवर, और उसके तहत जो है उस पर कई सारा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। और कैलिफेट जो था उस समय पूरे विश्व के मुसलमानों में मतलब बहुत ही सुपेरियर लीडर माना जाता था फ्रेंड्स। उसको सभी मतलब बहुत ही पॉपुलर था वो मुस्लिम कम्युनिटी में। तो इंडियन मुस्लिम्स वेयर आल्सो क्रिटिकल ऑफ दैट बिहेवियर शोन बाय द ब्रिटिश। तो उसी के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें देख लीजिए उससे रिलेटेड स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स वो सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द ऑटोमन एम्पायर बाय द ब्रिटेन। तो आपका यही आंसर जो है करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट इन 1820। तो फ्रेंड्स यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन आर मेड बाय द बाल गंगाधर तिलक टू काउज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक का कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं started the practice of using the traditional religious festival to propagate the nationalist ideas। तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जो है वो जितने भी ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल थे उनके थ्रू अपना नेशनलिस्ट आइडियाज़ प्रोपोगेट करने का जो है प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल का भी ऑर्गेनाइजेशन किया और
शिवाजी फेस्टिवल का भी ऑर्गेनाइजेशन किया। तो शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल ये दोनों ही तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र रीजन में। तो ये आपका स्टेटमेंट 3 साल के गैप पे है। एक हुआ था 93 में और दूसरा हुआ था 96 में 1893 और 1896। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग मूवमेंट। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट जो है तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हालांकि ये पूरे इंडिया में नहीं था, कुछ पार्ट में था, जैसे कर्नाटका था, महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ करके पूरा रीजन में था, बिरार में था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद होम रूल पूरा इंडिया लेवल पे स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। उन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया था। पहले जो है तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, दैट वाज इन अप्रैल 1916। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट विच प्रोवाइडेड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स लखनऊ सेशन जो था कांग्रेस का 1916 में, उसमें तिलक का बहुत बड़ा रोल था हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने में। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है आपका। तो आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया ज्वाइंटली विद द। तो फ्रेंड्स ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ज्वाइंट विद द यूएसए की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो उनके साथ मिल करके नीति आयोग ने इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को लॉन्च किया है। तो आपका आंसर बन जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द बारदौली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स आपको बारदौली सत्याग्रह का जो मेन डिमांड है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटिश अथॉरिटी थे उन्होंने डिसाइड किया था कि लैंड रेवेन्यू को 30% तक बढ़ा दिया जाए। तो फ्रेंड्स उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि नया नियम है इसको वापस लिया जाए। तो फ्रेंड्स इसको वापस लेने के लिए, यानी जो 30% लैंड रेवेन्यू इन्हेंस करने की बात की गई थी, उसको विड्रॉ करने के लिए बारदौली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया एंड दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, विड्रॉवल ऑफ इन्हेंस्ड लैंड रेवेन्यू 30% एकदम से बढ़ा दिया था। तो दिस वाज मतलब क्या कह सकते हैं इसको, बिल्कुल ही अनफेयर, अनजस्टिफाइड। तो इसी को विड्रॉ करने का जो डिमांड था वो बारदौली सत्याग्रह में किया गया था और उसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है आसिम प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट एम्स टू। तो आसिम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आसिम प्लेटफॉर्म का आप फुल फॉर्म जान लीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा। आसिम प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आसिम का जो फुल फॉर्म है वो है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को मैपिंग किया जाएगा। यानी एक तरफ होंगे एम्प्लॉयर जो लोगों को जॉब देने में मदद करेंगे और एक तरफ होंगे एम्प्लॉई यानी जॉब सीकर। तो इससे क्या है कि आपको जो भी स्किल्ड पर्सन होंगे उनको जॉब ढूंढने में आसानी होगी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो भी स्किल्ड पर्सन है उनको एक मदद पहुंचाया जाए ताकि वो अपना जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है उसको सिक्योर कर सके। और फ्रेंड्स एक और चीज़ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये लीजिए कि जो भी डोमेस्टिक माइग्रेंट थे कोविड-19 के टाइम पे 2020 में फर्स्ट वेव में, जो भी डोमेस्टिक माइग्रेंट्स थे और जो भी ओवरसीज सिटीजन्स थे, ओवरसीज सिटीजन जो फॉरेन से वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लौटे थे, उस टाइम एक और स्कीम लॉन्च किया गया था स्वदेश स्किल कार्ड, जिसके तहत तो उसमें स्वदेश स्किल कार्ड के में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था फ्रेंड्स, उन लोगों को भी इस आसिम प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो
मॉनिटर रियल टाइम पावर कंजप्शन, ये नहीं। ऑप्शन सी देख लीजिए, ब्रिज डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस द सेक्टर्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पुलिस रिफॉर्म ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जो पुलिस रिफॉर्म किया गया था उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश्ड सर्कल्स और थानाज विच वेयर हेडेड बाय द यूरोपियन दरोगाज। तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने क्या किया था कि हर एक 20-30 माइल के दूरी पर एक यूनिट डिस्ट्रिक्ट का और मतलब डिस्ट्रिक्ट को ऐसे बांट दिया था कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पर एक थाना बना देंगे, उसका इतना दूर जो है वो देख रेख करेगा। तो यहाँ तक जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश द सर्कल्स और थानाज और विच वेयर हेडेड बाय द यूरोपियन दरोगाज। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर इंडियन दरोगा नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसको जो हेड करेगा वो इंडियन दरोगा होगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, द जमींदार्स वेयर रिलीव्ड ऑफ देयर पुलिस फंक्शंस। तो फ्रेंड्स अब दरोगा वो काम करेगा जो पहले ज़मींदार करता था, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इन विलेजेस द पॉलिसिंग ड्यूटीज़ वेयर कंटिन्यूड बाय द विलेज वॉचमैन। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गांव में विलेज वॉचमैन के द्वारा ही वो जो पुलिसिंग ड्यूटीज़ है दैट विल बी कंटिन्यूड। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, पहला इनकरेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टर्म लूनार मारिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो फ्रेंड्स लूनार मारिया जो है मून के सरफेस पर जो भी वोल्केनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं या फिर क्रेटर्स, तो उनको लूनार मारिया बोलते हैं। तो आपका बी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, क्रेटर्स एंड वोल्केनिक फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, अ थिन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो फ्रेंड्स लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस को तो एटमॉस्फेयर ही बोलेंगे ना, तो ये स्टेटमेंट जो है एटमॉस्फेयर को डिफाइन करता है, नॉट द लूनार मारिया। और आपसे पूछा गया था लूनार मारिया के बारे में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया, जो बी ऑप्शन में लिखा गया है क्रेटर्स एंड वोल्केनिक फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो फ्रेंड्स यही आपके लूनार मारिया, इसी को लूनार मारिया बोलते हैं। उसके बाद जो सी ऑप्शन है, ऑप्टिकल हैलो रिंग्स अराउंड द मून फॉर्म्ड बाय आइस क्रिस्टल्स। तो फ्रेंड्स ये एक ऑप्टिकल फेनोमेनन है, ये एक ऑप्टिकल फेनोमेनन है, तो ये भी आपका लूनार मारिया तो नहीं होगा। लूनार मारिया आपका क्रेटर्स एंड वोल्केनिक फीचर्स जो है वो हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उसके बाद डी ऑप्शन है, अ शॉर्ट लिव्ड चेंज इन द कलर एंड अपीयरेंसेस ऑफ द मून। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं लूनार ट्रांजिएंट फेनोमेनन, LTP। तो इसलिए आपका आंसर इसमें बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साल्ट सत्याग्रह। आपसे सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट दांडी। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सबको पता भी होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, के केलप्पन लेड अ साल्ट मार्च टू वेदारण्यम ऑन द तंजौर कोस्ट। तो फ्रेंड तंजौर कोस्ट पे जो सॉल्ट मार्च किया गया था फ्रेंड्स वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था, के केलप्पन के द्वारा नहीं किया गया था। के केलप्पन वाज इन्वॉल्व्ड इन द वायाकम सत्याग्रह। दैट मूवमेंट वाज, यानी वायाकम सत्याग्रह जो है वो आपको अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे उनके टेम्पल एंट्री से रिलेटेड है। टेम्पल एंट्री के लिए यह सत्याग्रह किया गया था, वायाकम सत्याग्रह। एंड के केलप्पन वाज द हीरो ऑफ वायाकम सत्याग्रह। और जो आपका सॉल्ट मार्च है वेदारण्यम तक, वो आप ऑन द तंजौर कोस्ट, दैट वाज लेड बाय सी राजगोपालाचारी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो इनकरेक्ट हो गया फ्रेंड्स, ये के केलप्पन नहीं था। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, सरोजनी नायडू पार्टिसिपेटेड इन द नॉन वायलेंट मार्च टू धरासना साल्ट वर्क। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो सरोजनी नायडू पार्टिसिपेटेड इन द नॉन वायलेंट मार्च
धरासना सॉल्ट वर्क्स। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट हो गया, पहला भी करेक्ट है। तो आपका आंसर बन गया 1 और 3, जो कि है ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, 25 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, यानी एक टेस्ट पेपर को अब 4 पार्ट में किया जाएगा। तो अभी यहीं पर ब्रेक लेते हैं, अगला 26 से 50 तक जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बना के डाल दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिवीजन करने में मदद मिल रही है, तैयारी करने में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।